और अब इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी। लेकिन उससे पहले एक सम्मान ओपी धनखड़ जी का, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं और साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में निभाते नजर आते हैं। और इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे एडिटर विनोद लांबा जी और मेरी सहयोगी सोनाली। सोनाली प्लीज स्टेज पर आ जाइए। ओवर टू यू विनोद सर। सोनाली। बहुत बहुत शुक्रिया बसंत। हरियाणा में है, हरियाणवी की बात भी होगी, और गुरुग्राम में है। गुरुग्राम विधायक ने सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन जो विधायक जी, मैं आपका भी शुक्रिया करूंगा जो शिष्टाचार आपने दिखाया, हरियाणवी कल्चर दिखाया और कहा कि भाई मेरे गुरु रहे, मार्गदर्शन रहे, और पैरों को हाथ लगाकर जिस तरह से आपने आदर भाव किया। मुझे लगता है सर, पहला सवाल तो इसी पे बनता है, ये हरियाणवी कल्चर ही है जो मान सम्मान इस तरह से करते हैं, और जब करते हैं ना तो ओपन मंच से करते हैं। ये नहीं है कि भाई किसी रूम में जा रहे हैं तो पैरों को हाथ लगा रहे हैं। अगर करना है किसी का सम्मान तो भाई मंच से चलने दो। देखिए, इनमें एक अलग संस्कार है। एक संस्कार है जो हरियाणवी कल्चर का है, और ये जो कुश्ती करने वाले होते हैं ना, ये अपने उस्ताद को कभी छोड़ते नहीं। इनके आपको किसी भी खाड़े में देखना, जैसे आध्यात्मिक गुरु का आदर होता है, पहलवान उसी तरह से अपने गुरु का, शागिर्द का उसी तरह से आदर करता है। एक विशेष कल्चर में सब डेवलप होते हैं, और अखाड़ों की कल्चर हरियाणवी कल्चर का ही एक परिष्कृत रूप है, और वो संस्कार जो है मुकेश जी में हैं, और सदा इनके इन संस्कारों से बाकी लोग भी संस्कारित होते हैं। जो इनके साथ चलने वाले लोग हैं, उनके मन में भी ये भाव आता है कि ये जो विनम्रता है, और ये विनम्रता देखिए हमने प्रधानमंत्री जी में भी देखी। केशु भाई पटेल जितनी बार भी उनको मंच पर मिले, उतनी बार मैंने उनको उनके चरण छूते हुए देखा है, मंच पर सार्वजनिक रूप से। तो ये भारतीयता का संस्कार, हमारे नेतृत्व का संस्कार, हमारे अखाड़ों का संस्कार, ये संस्कार ही है जो हमको जो है बड़ा बनाता है। हम संस्कारों की भूमि है, और ऐसी संस्कृति की भूमि है जिस भूमि पर ये संस्कार मिलते हैं। संस्कार के साथ विधायक जी एक जिम्मेवारी आप पर और भी है, क्योंकि गुरुग्राम के साथ 2-3 विधानसभाएं लगती हैं। मेरे दोनों सहयोगियों ने बखूबी सवाल आपसे लिए, लेकिन जो बहुत से लीडर्स हैं, और आप ही की पार्टी के धनखड़ साहब हो, अभी जेपी दलाल साहब आए थे, या और भी कई लीडर्स हो, गुरुग्राम में बहुत रहते हैं। तो इन लोगों की है ना कि कोई शिकायत होगी, कोई काम नहीं हुआ गुरुग्राम में, या फिर सुख सुविधाएं, सड़कों का, ट्रैफिक का, तो वो जिम्मेवारी भी विधायक जी आप पर ही आ जाएगी। तो ये चीजों को लेके, मतलब इनके ना गेस्ट बहुत सारे हैं जिनको मैनेज करना है विधायक जी को। देखिए, जैसे महाराष्ट्र की मुंबई है, ऐसे हरियाणा का गुड़गांव है। अब मुंबई में महाराष्ट्र के सभी प्रमुख लोग रहते हैं, देश के भी प्रमुख लोग रहते हैं। ऐसे गुड़गांव में भी हरियाणा के प्रमुख लोग भी रहते हैं, देश के प्रमुख लोग भी रहते हैं। तो ये नगर केवल गुड़गांव कोई एक सामान्य नगर नहीं है, देश के प्रमुख नगरों में से एक है, और देश की प्रमुख लोग जो है, शख्सियतें, हैसियतें यहाँ रहती हैं। मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है। एक समय में अंदाज कर रहा था कि हमारी राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी के आधे लोग ऐसे थे जो गुड़गांव में रहते थे, अलग अलग जिलों को रिप्रेजेंट करते थे, अलग अलग इलाके को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन गुड़गांव एक ऐसा महानगर बन गया, जैसे मैंने कहा, जो कि जैसे बम्बई महाराष्ट्र के लिए है, महाराष्ट्र के लोगों के लिए है, ऐसे ही हरियाणवी लोगों के लिए गुड़गांव एक ऐसा नगर है जहां प्रदेश के सभी जो है, अब देखिए हमारे बहुत सारे नेता हैं जो सिरसा जिले को रिप्रेजेंट करते हैं, यही रहते हैं। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना सर इससे। रिप्रेजेंट करते हैं, यहीं रहते हैं। भिवानी रिप्रेजेंट करते हैं, यहीं रहते हैं। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए कि अगर बारिश में जाम भी लग गया तो एक ट्वीट हो जाएगा, और ट्वीट में भी यहाँ के लोग सीधा पीएमओ को टैग करते हैं, तो बात आएगी विधायक जी पे। तो ड्रीम्स ऑफ गुरुग्राम की अगर बात करें, यहाँ का तो जो ट्रैफिक जाम होता है वो भी नेशनल न्यूज बन जाता है ना। मैं गुरुग्राम में, आपने कहा कि सर ये अपॉर्चुनिटी है,
लेकिन इसके साथ चैलेंज भी है कि यहाँ एक छोटी सी चूक, मेट्रो में ट्रांसफार्मर में कमी आई और कितने घंटे रैपिड मेट्रो बंद रही, वो नेशनल खबर बन गई। तो ड्रीम्स ऑफ गुरुग्राम की जब बात करते हैं तो मैं आप सभी लोगों से, खासतौर से सर, आप तो राष्ट्रीय सचिव हैं, सेंटर भी देखते हैं और विधायक भी सामने बैठे हैं, विधायक जी आपके लिए भी, तो गुरुग्राम के साथ एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी सहयोगी सोनाली भी इससे कहीं ना कहीं सहमत करेंगी कि गुरुग्राम में छोटा सा भी कोई कांड लगा लीजिए, मिस्टेक लगा लीजिए, मिस हैपनिंग लगा लीजिए, वो सिर्फ हरियाणा का मुद्दा नहीं रह जाता है, वो नेशनल मुद्दा बन जाता है। मैं एक अलग कंपैरिजन बताऊंगा। मदन कौशिक मेरे मित्र हैं, आजकल मंत्री हैं हरिद्वार की, इसमें उत्तराखंड की सरकार में, हरिद्वार से विधायक। जो पहले पहले विधायक बने तो मैंने पूछा कि भाई कैसा महसूस करते हो। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो इतने संत हैं, सभी संत राष्ट्रीय स्तर के हैं, और जिस समय ये बात हो रही थी उस समय हमारे सबसे बड़े नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। बोले मुझे तो कोई पूछता नहीं है, डायरेक्ट उन्हीं को फोन करते हैं। तो ऐसे हरिद्वार जैसे जगह का विधायक होना, गुड़गांव जैसे जगह का विधायक होना, एक अलग चुनौतियों के साथ काम करना उसकी नियति में ही आया है, और मुकेश इसके लिए बिल्कुल फिट है। ऑफ गुरुग्राम की हम बात कर रहे हैं, तो आगे क्या कुछ प्लान है गुरुग्राम को लेकर के, कैसे आगे डेवलप किया जाएगा? और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं गुरुग्राम की, वाटर लॉगिंग की समस्या की बात कर ले, और साथ ही साथ पूरे हरियाणा की अगर बात कर ले, तो बेरोजगारी का मुद्दा जो है लगातार विपक्ष उठा रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ आगे काम किया जा रहा है कि जो लोग उठाए जा रहे हैं उनको काम दिया जाए? और साथ ही साथ सवाल ये भी कि मॉनसून को लेकर के कैसे आगे निपटा जाए? शुरू होने के साथ ही हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि पूरा गुरुग्राम जो है वो पानी में डूबा हुआ हमें नजर आता है। और ड्रीम्स ऑफ गुरुग्राम की बात करें तो आगे क्या कुछ रोड मैप है, क्या कुछ प्लानिंग है गुरुग्राम को लेकर के? देखिए, गुड़गांव के लोगों के मन में, यहाँ के विधायक के मन में, यहाँ के नगर निगम के मन में ये है कि देश के सबसे शानदार ही नहीं, दुनिया के सबसे शानदार, जैसे मेलबोर्न है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत वर्षों से उसको सबसे अच्छे लाइवेबल सिटी का अवार्ड मिलता है, जीने योग्य शहर। उसी दृष्टि से गुड़गांव मैं देख रहा हूं कि लगातार अपने को और बेहतरी की तरफ बढ़ाता जा रहा है, और हर समय कहीं ना कहीं आपको ऐसा मिलेगा कि यहाँ कोई नया काम हो रहा है। मैं अभी निकला घर से और गूगल दिखा रहा था कि मैं 30 मिनट में पहुंचूंगा, 30 मिनट, लेकिन मैं यहाँ 20 मिनट में आ गया। आप कह रहे हो गूगल को भी मात दे रही है गुरुग्राम की विकास? इतनी शानदार सड़कें, इतने शानदार रास्ते, इतने शानदार मैनेजमेंट। मैं नहीं कहता कि 1, 2, 3 दिन की तकलीफ नहीं आती है, वर्षा के दिनों में आती है, और उसको भी और कैसे वाटर मैनेजमेंट बेहतर से बेहतर किया जाए, कैसे हम जो है सीवरेज के सिस्टम और बेहतर कैसे करें। ट्रैफिक का हमने देखा कि द्वारका एक्सप्रेस बनने के बाद कितनी बड़ी राहत हमको मिली है, जो जयपुर का पुराना रास्ता है इसके बदले में, और कितने बड़े ट्रैफिक को आज उस हिसाब से जो है मैनेज हो रहा है। बल्कि अब कठिनाई गुड़गांव में नहीं है, दिल्ली की एंट्री पर आती है, क्योंकि दिल्ली गुड़गांव से जाने वाला जो रास्ता था पहले केवल 4 लेन था, अब उन्होंने बराबर का रास्ता और उसको साथ जोड़ के उसको जो है 7 लेन हो गया है। लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे की एंट्री और एम्बियंस की तरफ से जाने वाले रास्ते की एंट्री 4 लेन तो वो आ ही रहा था, इधर से 12 लेन का रास्ता है ये, और 12 लेन का रास्ता, और उससे सोनीपत तक का, बहादुरगढ़ तक का सब ट्रैफिक अब इस पर से आने लगा है द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो वो एंट्री के लिए जो है वहाँ चैलेंज आता है। उसकी भी मैंने माननीय गडकरी जी और मल्होत्रा जी को बात की है कि कैसे फ्लो जब पीछे से ज़्यादा आता है, मतलब पहले नहर बड़ी हो और आगे नहर थोड़ी संकरी हो जाए, यही ट्रैफिक फ्लो की सिचुएशन वहाँ बनती है। तो उस नाते से हम उसमें भी और आगे काम उनकी तरफ से चल रहा है कि कैसे गुड़गांव के रास्ते और बेटर हों और ट्रैफिक में लोगों को बहुत ऐसा समय लगाना ही नहीं पड़े, कम से कम समय में लोग जो है अपने गंतव्य पर पहुँचें।
बल्कि एक सवाल मेरे मन में है, एक ऐसा सवाल है जो सवाल केवल शहर की तरक्की के लिए नहीं है, मनुष्यता या मानवता के लिए है। अब सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं और सड़कें अच्छी बनने से हमारा टाइम बचता है। 4 घंटे के रास्ते 2 घंटे में हो रहे हैं, 6 घंटे के रास्ते 3 घंटे में हो रहे हैं। अभी मैं उत्तराखंड में था, वहाँ ये मैंने सवाल किया काशीपुर में, तो देहरादून से जो टीमें आई थी उन्होंने मुझे कहा कि आज हमको आपकी मीटिंग में आने के लिए समय नहीं लगा, 3 घंटे में आ गए हम। बहुत खुश होकर बता रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि इस बचे हुए 3 घंटे का क्या करते हो? समय ज्यादा है। हाँ, एक यक्स पर्सन है, ये समय हमारा बच रहा है, बचे हुए समय का क्या करते हैं? फिर मैंने उनको एक किस्सा बताया। मैं चरखी दादरी में रहता था, तो वहाँ संघ के कार्यकर्ता थे जो संघ की अच्छी दुर्घटना करते थे हमारे जैसे ही, दुकान थी उनकी मंडी में। तो मैंने कहा तुम इतने अच्छी कैसे करते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक तरीका है। मैंने कहा बताइए हमको भी। उन्होंने कहा कि जैसे मैं भिवानी बस अड्डे पर खड़ा हूँ और मुझे कोई ऐसा आदमी मिल गया, अपनी कार में बैठा लाया, तो मेरे 15 रुपये किराया बच गया, मैं गुल्लक में डाल देता हूँ जिसमें से गुरुदक्षिणा करता हूँ। मैं दादरी बस अड्डे पर खड़ा हूँ और मुझे रिक्शा से जाने की इच्छा है और मुझे कोई स्कूटर वाला बैठा लाया, मेरे 5 रुपये बच गए, वो 5 रुपये उसी गुल्लक में डाल देता हूँ। और इस तरह से जो पैसे मेरे खर्च होने थे और जितने साल भर में बचे वो मैं सब गुरुदक्षिणा को दे देता हूँ। तो जितना समय आपका और खर्च होना था वो समय बचा। मैं आज की पीढ़ी से और उन सब लोगों से जो आज के जीवन में हैं, ये जो समय बचाया है मोदी जी की सरकार ने, गडकरी जी की सरकार ने, क्या उस बचे हुए समय से कुछ आनंद पर्व है? यंग जनरेशन से पूछोगे वो तो ना जो रील चलती है उसमें ही ना सारा डाटा भी लगा देती है और समय लगा देती है। एक बार बेड पे पड़ गए, मोबाइल हाथ में लग गया, अब स्क्रॉल चल रहा है, रील देखे जा रहे हैं, रील देखे जा रहे हैं, रील देखे जा रहे हैं। अब आप लोग की जो सीनियर हो, आप लोग क्या करते हो आप बताओ? यंगस्टर तो जो अमूमन यही कर रहे हैं आज। देखिए, समय के माध्यम से ही आपका निवेश हो सकता है और ऊर्जा का निवेश ही आपको दुनिया में जहाँ तक ले जाता है। मैं 2 शख्सियतों की चर्चा कर सकता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बाबा रामदेव को, दोनों को उस समय से देखा है जब अति साधारण अवस्था से आगे बढ़े हैं। आप हमारे प्रभारी थे, आज भी हमारे प्रभारी हैं। प्रभारी कोई बहुत असाधारण अवस्था में नहीं होते हैं। और वहां से आप इन्वेस्ट करते करते करते, क्या एनर्जी इन्वेस्ट करते करते आज भारत के प्रधानमंत्री पद पर तीसरी बार हैं। और बाबा रामदेव मुझे लगता है योग ही नहीं, अपनी एक कंपनी के रूप में और आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में पिरामिड के शिखर पर हैं। उनको भी मैंने उस समय देखा है जब 20-20, 30-30 लोगों को बुलाकर योग कराते थे और दोनों के पास कोई रिसोर्स नहीं था, जिनको हम रिसोर्स कहते हैं एनर्जी को छोड़कर। एनर्जी को लोग रिसोर्स सामान्यतः नहीं कहते हैं जी। केवल समय में अपनी एनर्जी के इन्वेस्टमेंट से शिखर पर पहुंचा जा सकता है। ये दोनों मेरे जीवन काल के एग्जाम्पल मेरे सामने। बहुत खूबसूरत सर, एक सवाल सोनाली अब करते हैं नेशनल मुद्दों की, कि सर लठ बज रहा है मिडिल ईस्ट में और लठैत है अमेरिका, इजराइल है, ईरान का बज रहा है। वो लठ की जो मार है ना, वो आपके देश यानी हमारे देश इंडिया पर क्यों पड़ रही है? रोज सुबह उठ के देखते होगे, मैसेज देखते होगे, इधर से देखते होगे, ट्विटर देखते होगे, आज 2 रुपए बढ़ गए, आज 90 पैसे बढ़ गए, तैयारियों में कुछ कमी रह गई। हम तो युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उसका हर जाना भारत जैसा देश जिसको अब चिढ़ाता है विपक्ष, कहते हैं कि भाई आप लोग विश्व गुरु थे, विश्व चेले क्यों बन गए? ये खास तौर से पंजाब आपका सूबा लगता है, हरियाणा से लगता है, वो कहते हैं कि भाई विश्व गुरु तो अब विश्व चेले नजर आ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि लठ कहीं भी बज रहा है, उसकी जो धमक है आम जनता की जेब पर क्यों पड़ रही है? देखिए, एक विषय तो सबको समझना पड़ेगा। भारत का 90% तेल बाहर से आता है। रशिया से लेना बंद कर दिया अमेरिका के दबाव में। सुनिएगा, दुनिया के और देशों से, रशिया से भी ले रहे हैं, सबसे चल रहा है। और भारत की जो है 60% गैस बाहर से आती है। 20 करोड़ सिलेंडर लगते हैं महीने में, 8 करोड़ बाहर से आता है। इस
और सारे जिसको हम मिडल ईस्ट कहते हैं, जो इसका हब है तेल और गैस का, आपको मालूम है युद्ध की स्थिति में गया, भारत के कारण से नहीं गया, भारत की सोच से नहीं गया, जो दुनिया को रास्ता दिखाने का ठेका लेते थे लोकतंत्र का, उनके कारण से गया, जो लीडर बनते थे पूरी दुनिया के, उनके कारण से गया। और जिन्होंने जो है टैरिफ को भी वार का मतलब एक सिस्टम बनाया, मतलब दुनिया में अब केवल युद्ध से ही फैसले नहीं होते, व्यापार भी एक अस्तर बनाया है। और ऐसे समय में भी मैं भारत की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दूंगा, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनके घर में एक दिन भी गैस सिलेंडर की दिक्कत नहीं आने दी। आप कह रहे हैं कि महंगा हो गया, लेकिन बंद नहीं हुई ये सप्लाई। बात जरूर करूंगा कि आपने कहा तेल के दाम बढ़े हैं, जिस सिचुएशन में जितने दूरी से जितने देशों से लाना पड़ रहा है कच्चा तेल, लेकिन मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि लोगों को गाड़ियां खड़ी करने के लिए नहीं कहा गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ये देश बचाने की जिम्मेवारी सरकार की है, आप 11-12 साल आपकी सरकार को हो गई, आप जनता पे थोप देते हो। राहुल गांधी ने आके कहा कि भाई, जब पीएम साहब ने कहा आके कि भाई ठीक है ऐसे ऐसे लोगों को करना चाहिए, उन्होंने सलाह दी और पूरे देश को संबोधन दिया, तो विपक्ष टूट के पड़ा, राहुल गांधी टूट के पड़े कि भाई सारी जिम्मेवारी जनता की है, तो फिर सरकार क्या कर रही है? देखिए, राहुल गांधी जी को टूट के पड़ने के सिवा मुझे नहीं लगता कोई और आर्ट आती है या कोई और इतिहास की समझ है, सिचुएशंस की समझ है। जब 65 का युद्ध हुआ, लोगों ने शास्त्री जी को अपना सोने के गहने तक दे दिए थे। इसी देश ने जब अमेरिका से गेहूं आता था, शास्त्री जी के कहने पर सोमवार शाम का व्रत करना शुरू कर दिया था कि एक समय हम भोजन नहीं करेंगे। देश के गमलों में गेहूं उगाना शुरू कर दिया था। जब इंदिरा गांधी जी ने 71 की लड़ाई लड़ी, तो देश ने उन्हीं के आह्वान पर उसी प्रकार का व्यवहार, अपनी सब जो है संपत्तियां सौंपने हम का तो काम। युद्ध में नहीं है ना नहीं, अभी। एक मिनट भैया, हम क्यों नहीं है? यही देश है। जब जैसी सिचुएशन आती है, देश पर संकट आता है, तो हर भारतीय समझता है और हर भारतीय अपना कर्तव्य निभाता है और देश के लिए जो भी कुछ चाहिए उसको देने के लिए तत्परता के साथ खड़ा होता है। ये देशभक्त लोग हैं, इस देश के नागरिक, ये देश की समस्या को, चैलेंजेस को समझते हैं, ऐसे अबोध नहीं है, केवल और केवल उखाड़ने का काम नहीं करते। इस देश की परंपरा वो है, देश पे चैलेंज आता है तो विपक्ष का नेता अटल बिहारी वाजपेयी जिनेवा जाकर देश की रक्षा करता है, वहां खड़ा होकर, केवल भड़काने का काम नहीं करता। इतनी इमेच्योरिटी विपक्ष के कितना नेता में हमने संकट आज तक देखी है नहीं। आपकी नजर में? आप तो सेंटर में जाते भी हैं, बीजेपी दिल्ली मुख्यालय, कितने दिन का ये राड़ा है, कितने दिन तक और अभी जनता को संयम रखने की जरूरत है? जितना आप बता सकते हैं, बीजेपी से तो खबर निकलवाना आजकल इम्पॉसिबल हो गया है, प्लानिंग निकलवाना, लेकिन फिर भी धनखड़ साहब का विजन जरूर होगा। कुछ विषयों को देश को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, 90% हमारी तेल पर निर्भरता है, हम अल्टरनेट ईंधन पर जा रहे हैं और हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जा रहे हैं, ईवी गाड़ियों पर जा रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, और कैसे हम इस निर्भरता को समय समय कम करें, यही हमारा रास्ता है। हमारा मंत्रालय, हमारी सरकार और लोग, अब मैं देखता हूं हर 5 गाड़ी में से मुझे एक ईवी गाड़ी दिख जाती है। आप भी तो इलेक्ट्रिक गुड़गांव में आए हैं? हाँ, मैं आया हूं, मैं देश के साथ खड़ा हूं। खरीदी है मैंने इन्हीं दिनों में, आह्वान मिलने के बाद प्रधानमंत्री जी का। तो देश को अल्टरनेट ईंधन पर जाना पड़ेगा, ये देश का आगे बढ़ने का एक रास्ता है। हमको केवल इसी में नहीं, खाद का भी चैलेंज है उस नाते से। हमारी खाद का भी बड़ा हिस्सा हमारा जो है बहुत सारा बाहर से आता है जो है, तो उसका भी हमारे सामने एक चैलेंज है। गैस का भी है, पेट्रोल डीजल का भी है। देश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर बढ़ना और बढ़ाना, ये समस्त भारतीय और सरकार सब समझते हैं और सब सरकार के उस नाते से साथ खड़े हैं कि हम अपनी प्रगति को कैसे आत्मनिर्भर भारत, और आगे 2 चीज़ों में कहता हूं, मैं ये भी कहता हूं कि किस तरह से हमने रक्षा उपकरणों में भी अपने भरोसे खड़ा होना है, और किस तरह से हमने जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, जैसे माइक्रोचिप के लिए हम जिस तरह से देश तेजी के साथ लगा हुआ है, स्वर्ण AI के लिए जिस तरह से देश तेजी के साथ लगा हुआ है, ऐसे हर सेक्टर में जहां चैलेंज है, आज कल भी प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत पर बोले हैं, विजयपुर हजीरा जाकर आए, वहां का वर्णन दिया है। अब इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ठान लिया है कि हम भारत को हर चीज में आत्मनिर्भर भारत बनाकर खड़ा करेंगे, अपने संसाधनों पर चलेंगे, उसकी तरफ कहीं हमको जो है ऐसे मुंह
रखकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़े, ये भारत का संकल्प है और उसके लिए एक डेट भी है 2047। ठीक है सर, अब हम आते हैं एसआईआर पर, क्योंकि लगातार एसआईआर अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है, हरियाणा में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष जो है इसको लेकर के लगातार सवाल उठा रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। फिलहाल एसआईआर को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि पहले ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जाते थे, अब आजकल एसआईआर को लेकर के विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है। मैं काफी गहराई से मैंने इस विषय का अध्ययन किया है और पहली बात तो यह है कि हर बूथ पर डेथ वोटर जिनकी डेथ हो गई है, शिफ्टेड वोटर, अब्सेंट वोटर जिनका पता नहीं कब थे, कहीं चले गए पता नहीं, शिफ्टेड हुआ जिसका पता है मुझे कि ये यहाँ से दूसरे मोहल्ले में चला गया, दूसरे शहर चला गया, जिसका पता नहीं है वो अब्सेंट वोटर है। वोटर लिस्ट में डबल वोटर, औसत रूप से हर बूथ पर जिन जिन राज्यों में हुआ है ये संख्या 100 से 150 पौने 200 तक है। प्रोस्पेक्ट मैं सर ये- आज ये पूरा सूची- जवाब दे देना, ये- लेकिन ये इसमें सूची था। प्रोस्पेक्ट जोड़ देता है ना सर। वोटर लिस्ट की आपकी इजाजत के साथ इसमें एक प्रोस्पेक्ट ये जोड़ दिया जाता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत में एसआईआर का आंकड़ा निकाल दिया जाए, टीएमसी और बीजेपी की वोट का डिफरेंस अगर निकाल दिया जाए तो वही कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। ऐसी पिक्चर भी तो सामने पेश की जाती है सर। क्या हम विदेशी नागरिकों के वोटों से अपने राज्यों की सरकारों को चुनने दें? बांग्लादेशी नहीं, मैं कह रहा हूं क्या जिनके वंशज 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, क्या ऐसे लोगों को वोट डालने दें? किसी भी कीमत पर भारत के हर नागरिक को ये जो है सजगता चाहिए कि हम किसी विदेशी को अपनी राज्य सरकारें चुनने का हक नहीं देंगे। जो विदेशियों के आधार पर जो है अपनी सरकारें बनाना चाहते हैं, इसका सपना देखते हैं, उन सपने के साथ भारत का सजग नागरिक नहीं खड़ा है। बाकी राज्यों में भी ऐसे ही होगा, एसआईआर नहीं रुकेगा। भैया 90% वोटिंग हुई, किसी एक भी आदमी ने आके एतराज जताया? आपके पास 4 आदमी हैं जिन्होंने कहा वो मेरी वोट कट गई, मेरी जेन्युइन वोट थी, कट गई। एसआईआर में किसी की जेन्युइन वोट कट ही नहीं सकती, उन्हीं की कटेगी जिनके वंशज 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है। वो कहीं से आए हैं, बैठ गए हैं, अपने नाम उन्होंने वहां बाद की वोटर लिस्टों में चढ़वा लिए हैं, वो नाम छटेंगे। लैंडमार्क जिनकी किसका सर? death- 2002 है। बिल्कुल 2002 2002 का अगर आप दिखाओ तो फिर कोई समस्या नहीं है। नहीं, तो ये चीज भी तो जनता के बीच में जानी चाहिए कि नहीं, इसमें बिल्कुल। misconception है। अभी भी आप अगर मेरे फोन को अटैच कर सको तो मैं आपको एसआईआर यही समझा सकता हूं। अगर सर, मैं एक अलग से तो अभी तो अटैच नहीं कर पाऊंगा, आप बढ़ के बताइए। तो यहां दिखा दीजिए, आप आ जाइए एक बार, बिना अटैच करके दिखा दीजिए क्या है एसआईआर। इसको आप समझा देंगे, आपका कैमरा अगर कवर कर सके तो। हाँ, थोड़ा नजदीक ले आइए कुर्सी। एक कैमरा जरा फोकस कीजिए धनखड़ साहब के मोबाइल की तरफ से, जरा कि जितना कर सकते हैं। एसआईआर 2026 बादली 65 विधानसभा। ये एक बूथ का एसआईआर है। उधर उस तरफ कैमरा। ये देखिए, ये वोटर लिस्ट है 2024 की, जिस पर बेस पर वोट बनेगी, रहेगी, टिकेगी। इसमें 1256 वोट हैं मेरे इस बूथ पर। ये वोटर लिस्ट है 2002 की, जिसमें 842 वोट हैं। जिन जिन के वंश यहां पर हैं, ऐसे जो है सभी वोट हैं इसमें, केवल 8 वोट ऐसे हैं जिनके वंश यहाँ नहीं है, वो बाद में बने हैं। ये धनखड़ साहब की इसमें- खासियत है। इसमें 2 वोट ऐसे हैं जिनका कहीं भी पता नहीं चल रहा, वो अब्सेंटीज हैं। मतलब हमको जिस ये काम पता- पे लगते हैं ना, पूरा हमको ये टेक्निकल लगते हैं। जब हमको- प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, पूरे कार्यकर्ताओं की लिस्ट इनके मोबाइल में हुआ ये 2 करती वोट थी। अब्सेंट है, हमने यहाँ अब क्वेश्चन मार्क एसआईआर लगा पे दिया। हैं तो मोबाइल पे लेके घूम रहे हैं। लाओ भाई, प्रेजेंटेशन तैयार है, आ जाओ 2 मिनट में समझा दें। फिर अब ये 99 वोटर की यहाँ डेथ हो गई है, और ये हमने पूरी लिस्ट लगा दी है उसकी कि ये 99 मर गए। क्या अब इनके वोट रहने चाहिए? मर गए, डेथ हो गई है, तो क्या इनके वोट रहने चाहिए? इनकी वोट पड़नी चाहिए? भाई ये 55 वोट हैं जो यहां से शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हो गए किसी और विधानसभा में। किसी और विधानसभा में चले गए, क्या इनकी वोट यहाँ रहनी चाहिए?
कहाँ एक वार्ड का है सर, पूरी विधानसभा का नहीं है? नहीं, एक बूथ का है। एक बूथ का है। हाँ। एक कंपैरिजन के लिए आपने निकाल रखा है ये कि लोग 12 लड़कियां हैं जो शादी होकर चली गई, अपनी ससुराल अपनी में वोट ससुराल में बनवानी। वोट करेंगी। अब इनकी वोट वहां बनेगी। ये 14 वोटर हैं जो नए तैयार हो गए हैं कि हमारी वोट बननी चाहिए, यंग 18 साल के। ये 12 वोटर हैं जिनकी वोट डबल है उसी लिस्ट में। क्या इनको 2 बार डालने का मौका मिलना चाहिए? अब ये कैसे होता है एसआईआर, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ये देखेंगे, हमने इस पे कुछ लिखा हुआ है। आप ही सर पढ़ दीजिए, आप लोगों ने ज्यादा तैयारी की है, हमारी तैयारी दूसरी होती है सवालों की। ये हर वोट पर एक नंबर लिखा हुआ है। ये 2002 की वोटर लिस्ट का नंबर है बस, और कुछ नहीं है। वहां के वोटर लिस्ट के नंबर से नई वोटर लिस्ट में डालने से एसआईआर जो कार्यशाला आपने लगाई इसको थी, कहते हैं मैपिंग हो गई। हाँ सर। जिसका खुद का नहीं है उसके सामने हम लिख देते हैं पिता। भाई एक बार धनखड़ साहब के लिए तालियां बजा दो। वो किस लिए कि कोई भी विषय हो, इनकी तैयारी, इनका होमवर्क। और मैंने उदाहरण दिया सर, आपने सुना नहीं। जब ये प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जब हम इनसे मिलते थे कि सर कितने कार्यकर्ता हो गए, आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा करते हो और हरियाणा में भी इतने। फिर ये मेरे से कहते थे कि विनोद रुक जा, ऐसे कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे मोबाइल पे खोल के दिखा देता हूं, बता विधानसभा का नंबर बता, फलाना बता। वो सब लेके चलते थे। तो एसआईआर में कई और राज्यों में भी गए अब सर आप? ये है पूरी विधानसभा का। आप वो को मैं एक बूथ का दिखा रहा था, ये पूरी विधानसभा का है। इसमें बूथ का नंबर है और उसके साथ नंबर अटैच है, कितने डेथ हैं, कितने शिफ्टेड हैं, कितने एब्सेंट हैं। अब ये एक मिनट, अब जैसे मान लो यहां पर 32 डेथ हैं, ऊपर वाले में 80 डेथ हैं। मैंने इस पे क्लिक किया 80 पर, ओपन लिंक। तो यहीं पर इसकी लिस्ट खुल जाएगी। ये जिसको भी मैं लिंक डालूंगा उसी की लिस्ट ये यहीं खोल देगा। इसलिए हर बूथ का है यहां। ये लिस्ट खुल गई उसकी, जिसकी सबकी लिस्ट है यहां। मैं वादा करता हूं एक स्टोरी इस पे अलग से करूंगा सर। आगे सवालों ये का जिसका डाला था उसकी लिस्ट ये है। आप जितना इसमें से भेज सकते हैं, आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला जो ना हो आप भेजिएगा, मैं से डिटेल में स्टोरी करूंगा। लेकिन जो समझाने का तरीका है, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि भाई बिल्कुल तरीके से समझ लो कि किस किस की कटेगी, किस किस की नहीं कटेगी। ये तरीका एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सभी नागरिकों को कि अपना गणना फार्म भरवा दीजिए। 15 जून से 14 जुलाई तक गणना फार्म जमा होंगे। जिनका गणना फार्म, एमुनेशन फार्म भर गया, उनकी वोट अगली लिस्ट में मिलेगी। नहीं दिया तो नहीं मिलेगी। कांग्रेस कह रही एक भी गलत वोट नहीं कटने देंगे। और उस पर अपनी नई सोनी सी फोटो लगा दीजिए, क्योंकि आपका नया आई कार्ड वो उसी फोटो से बनेगा। उसी गणना फार्म पर आपकी नई फोटो मांगी जाएगी। उसमें इतना ही बताना है कि 2002 में मेरी खुद की, मैं नहीं तो मेरे पिताजी की वोट यहां थी। जिनके पिताजियों की वोट यहां नहीं थी वो बाहर के लोग हैं। और तीसरी पीढ़ी में हो, किसी के बीच में ना बनी हो, दादाजी वाली, वो अपनी दादाजी की है चलेगा, माताजी की है चलेगा, दादी जी की है चलेगा, उसका उसकी प्रोजनी, उसका वंश भारत में होना चाहिए। अगर उसका वंश भारत में नहीं है तो वो भारत का वोटर नहीं है। वो आके एक पंजाब में लेके जरूर मैं सवाल पूछूंगा सर। पंजाब में तो बहुत माइग्रेंट होके आए थे, ठीक है, 2002 का आंकड़ा तो मिल जाएगा, 26 में हम बैठे हैं तो वहां तक तो मुझे समझ में आता है। पंजाब के लिए 2003 है, 2003 है और लेटेस्ट 1 साल और कर दिया। हाँ, तो माइग्रेंसी वाला एसआईआर होने में जो टाइम लगा, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ राज्यों का 25 में हो गया, कुछ का 26 में हो रहा है। तो जो एसआईआर उस समय हुआ उसको भी 2002, 2003 ऐसा समय लगा। 3 का आंकड़ा दिखाने में किसको क्या परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं है, जिनका है उनका तो है। लेकिन कई जगह ऐसा हो रहा है कि कोई फादर नहीं है और किसी दूसरे फादर के नीचे आके घुस रहे हैं। गलत बन गई। हाँ, कि मैं इसको फादर बना के फादर नेम देख के वहां घुस जाऊं। कुछ स्थानों पर कोशिश की लोगों ने 60, 70 लोग घुस गए एक फादर के नीचे। और कई जगह तो ऐसे घुस गए
कि फादर की उम्र कम है और बेटे की उम्र ज्यादा है। एक फादर के नीचे 65 बालक घुस गए। ये कहाँ हुआ? ये कहाँ आपने रिसर्च किया ये वाला? मैं किसी एक उस पर चला जाएगा, मैं ऐसे नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहा। नाम मत बताइए, राज्य तो बता आप दीजिए। समझ लीजिए सभी राज्यों में हो रहा है। जिनके वोट नहीं है पुरानी वोटर लिस्ट में, वो क्या करते हैं कि एक फादर ढूंढ लेते हैं कि इसका नाम मेरे फादर से मिल रहा है एक कॉमन फादर। और मैं बता दूं ये मेरा फादर है। अभी बता तो रहा है, वो फादर तो है 45 साल का और आप 65 साल के। ये इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट निकाल कर आए हैं। SIR पे ऐसी चर्चा आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। हरियाणा की तरफ सोनाली लौटना चाह रही है, कुछ सवाल इनके बिल्कुल तैयार है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी क्योंकि काफी लंबे समय के बाद हरियाणा प्रदेश की कमान एक महिला को सौंपी गई है। तो ऐसे में मेरा सवाल है कि इनके इस फैसले के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, और इसी के साथ साथ मेरा सवाल ये भी है कि नारी शक्ति से बीजेपी को कितना उम्मीद है और आगे क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, देश में नारी शक्ति वंदन का विषय चला तो हमने सबसे पहले नारी शक्ति का अभिनंदन हरियाणा में किया। और जिस दिन हमने उनको अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान किया, अर्चना जी को, उस दिन मैंने प्रधानमंत्री जी की एक पुरानी याद सबको साथ साझा की थी। जब प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ हमारे प्रभारी थे तो रोहतक में एक शिक्षा भारती स्कूल है, उसमें एक ट्रेनिंग कैंप लगा था और उसमें प्रधानमंत्री जी का एक 1.25 घंटे का उद्बोधन था, मातृत्व ही नेतृत्व है। जिसने माँ के गुण सीख लिए उसने नेता के सब गुण सीख लिए। और उसका सबसे गंभीर बिंदु ये था कि किसी भी तरह की आर्थिक हालात हों, किसी भी तरह की सिचुएशंस हों, माँ अपने बच्चे का मन कभी नहीं मरने देती। गली में खिलौना बेचने वाला आया हुआ है, माँ के पास पैसे नहीं है, बच्चा खिलौना मांग रहा है, माँ लेकिन मेरा सवाल सर ये है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना लंबा समय क्यों लग गया? माँ कहती है शहर से लाएंगे, अच्छा लाएंगे, तेरे पापा लाएंगे, कल लाएंगे, इससे भी अच्छा लाएंगे। उस बच्चे का मन बना के रखती है, उसके मन को निराश नहीं होने देती। तो हमारी उम्मीद यही है कि मातृशक्ति को जब बीजेपी यहाँ बनी थी तो कमला वर्मा जी को बनाया था और अभी अर्चना गुप्ता जी बनी हैं, तो हम उस दिन भी मैंने उनको यही कहा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को सिखाया था मातृत्व के गुण नेतृत्व के गुण हैं, तो उन गुणों के साथ आप आगे बढ़ना। सर मेरे 2 सवाल। हमारे जो सीएम साहब हैं हरियाणा प्रदेश के, हमारे इसलिए कि हरियाणा प्रदेश के हिसाब से देखा जाए, हरियाणा प्रदेश के सीएम साहब आजकल पंजाब में बिजी हैं और विपक्ष कह रहा है कि भाई अपना घर छोड़ के यहाँ बिजी, और यहाँ इतना क्राइम का चल रहा है, बड़े बड़े लोगों को धमकियां आ जाती हैं और क्राइम कंट्रोल में नहीं है। इस पर आपका जवाब, और इसी से मिलता जुलता जवाब, बीजेपी को पंजाब की धरती पर वो कौन सी फसल नजर आ रही है कि आप लोग बंगाल के बाद, क्योंकि आप सेंट्रल बीजेपी में देखते हैं और तमाम रणनीतियों का हिस्सा रहते होंगे, आपकी ड्यूटियां भी लगती हैं, तो कौन सी ऐसी फसल नजर आ रही है? इन दोनों सवालों का जवाब। मेरे आखिरी 2 सवाल। देखिए, पहले तो थोड़ा सा मैं शब्दावली पर जरूर आपकी निगाह डालना चाहूँगा। ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। पंजाब की बहुत शानदार भूमि है, वीरों की भूमि है, अलबेलों की भूमि है, 10 गुरुओं की भूमि है। तो इसलिए बीजेपी उसको किसी फसल के रूप में नहीं देखती, बीजेपी उसको बहादुरों की भूमि के रूप में देखती है, वीरों की भूमि के रूप में देखती है। और इसलिए उस वीरों की भूमि पर भी जैसी वहाँ की मूल विचार है, मूल संस्कृति है, जो गुरुओं का जिस प्रकार का आशीर्वाद है उस भूमि पर, और भारत की आध्यात्मिक धारा की जो प्रतीक है, उस प्रकार से उस भूमि पर भी कमल खिले, ये बीजेपी की आकांक्षा है। और बीजेपी उस नाते से बिल्कुल बहुत ही, मैं कहूंगा कि पार्टी बड़ी मेहनत कर रही है। आपकी पार्टी कह रही है अकेले लड़ेंगे, अकालियों की जरूरत नहीं है। पार्टी बड़ी मेहनत कर रही है। और हमारे नायब जी ये इतने शानदार लगते हैं पगड़ी में। वो कह रहे हैं हरियाणा में जब कम रहते हैं, पंजाब में ज्यादा रहते हैं। नहीं, उनके पास जो है हरियाणा संभालने के साथ साथ ये इतना समय, जो मैं पूछ रहा था ना शुरू में, बचे हुए समय को कहाँ लगाते हो? उनकी ननियाल है वहाँ, और वो अच्छा समय का उसको कंट्रीब्यूट करते हैं अपने निजी उसकी बजाय पंजाब के लिए लगाते हैं। तो उस नाते से पंजाब में भी इस बात के लिए खुश है सारे के सारे लोग कि नायब जैसा ऐसा जो है
मुस्कुराते हुए जिस प्रकार से, जिस मस्ती के साथ वो काम करने का उनका स्वभाव है, तो वो उसमें भी बड़ा योगदान उनका जो है सहजता के साथ वो कर रहे हैं। और ये पंजाबियों को भी, पंजाब वालों को भी चंगा लग रहा है, और हमको भी उस प्रकार से, सबको, हरियाणा वालों को भी अच्छा लगता है कि जब आपका घर में कोई नौजवान ऐसे काम करता है और वो एक अपने संस्थान को संभालते संभालते और दूसरे संस्थान के लिए भी मदद करे, किसको गर्व नहीं होता? तो सारे हरियाणवियों को भी उसकी जो है, उनकी इस मेहनत पर गर्व होता है। धनखड़ साहब, एक निजी सवाल का जवाब आज दे ही दीजिए, बहुत दिन से मन है, बात मौका मिला नहीं, आज आप भी बढ़िया बल्ले पे बॉल आ रही है, हर चीज का बखूबी जवाब दे रहे हैं। धनखड़ साहब को हम जानते हैं कि भाई जो आपका किसान मोर्चा रहा, एबीपी से आपका सफर शुरू हुआ, बहुत मेहनत की, विपक्ष में आपकी तस्वीरें आज भी हमने देखी है, मटका लेके, और ना वो क्या ओपन जो पहला शर्ट का नहीं पहन के प्रदर्शन किया करते थे। फिर धनखड़ साहब सरकार बनी आपकी, पहली सरकार में आप मंत्री बने, जब नहीं अगली बार चुनाव जीते तो प्रदेश अध्यक्ष बने, अब राष्ट्रीय सचिव हैं, राज्यसभा की टिकटों का अनाउंसमेंट होता है या कोई और पदों का अनाउंसमेंट होता है। क्या कभी धनखड़ साहब को निराशा होती है कि यार ये चीज थी जो मुझे अभी और करनी थी पूरी? क्योंकि मैं कई वीडियोस आपके देखता हूं, कभी आप टूर पे रहते हैं, कभी किताबें लिखते हैं। धनखड़ साहब को राजनीतिक सफर में जो अपनी ग्रोथ है या अब तक का सफर है, कहीं कहीं ऐसा महसूस होता है कि हाँ ये चीज तो यार मिसिंग है, ये तो मुझे पूरी करनी है? बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जो आखिरी लाइन है वही हमारे प्रधानमंत्री जी की मोटिवेटिंग लाइन है, बनने की मत सोचो, करने की सोचो। और जो टारगेट आपके मन में, आपकी इच्छा में, आपके, मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं, बहुत सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिनको पढ़ी लिखी पंचायत बनाने का मौका मिला, जिनको गौ संरक्षण का, संवर्धन का, देश का सबसे अच्छा कानून बनाने का मौका मिला, जिनको प्रधानमंत्री जी के सहयोग से स्वामीनाथन की कमीशन की रिपोर्ट इंप्लीमेंट हो, जिस फोटो की आप चर्चा कर रहे हो, उसको अपने ही समय में याची दे ही याची डोला हमने इंप्लीमेंट होते हुए देखने का मौका मिला। आप मेरे उस भाषण का भी जिक्र कर सकते थे जो रेवाड़ी की पूर्व सैनिक रैली में किया था, ओड़े पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे। हमने देखा फसल बीमा लागू होते हुए देखा, 15,000 रुपये डिजास्टर मैनेजमेंट का मुआवजा मिलते हुए देखा, भावांतर भरपाई से किसानों को समृद्ध होते हुए देखा। इस क्राइसिस के समय में जब आलू का रेट काफी नीचे चला गया था, तो जो एक से एक अच्छा करने का मौका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा मिट्टी इकट्ठा करने का मौका मिला, और आज भी पार्टी जो भी दायित्व काम करने का अवसर मुझे देती है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और आज भी अगर मन में कोई इच्छा है और सौपन है तो बनने की नहीं, करने की है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, करने की सोचो। आपकी आखिरी लाइन वही सेम लाइन है राज्यसभा जो जाने भारत की, के प्रधानमंत्री, राज्यसभा जाने की नहीं है, टारगेट काम है, टारगेट पद नहीं है, संस्थान नहीं है, टारगेट काम है। और वो टारगेट पार्टी का कार्य या कोई और जिम्मेवारी, उसको पूरा करने का पार्टी अवसर देती है। सीधा ही पूछ लेता हूँ, पार्टी का कार्य ज्यादा बढ़िया या फिर राज्यसभा की तरफ जाएं, कुछ और जिम्मेवारी मिले, वो ज्यादा बढ़िया? जो तय करें, जो जिन्होंने ड्यूटी दी हुई है वो जो ड्यूटी तय करें, हर ड्यूटी पर काम करना है। इसलिए ये अच्छा वो अच्छा कार्यकर्ता के लिए भाव ही नहीं है। हमारे मुकेश शर्मा प्रदेश सचिव के रूप में भी अच्छे, विधायक के रूप में भी अच्छे, जो पार्टी तो एक लाइन आगे बोल दो ना, कल को मंत्री बन जाए उसमें भी अच्छे, और भी दायित्व दे तो क्या दिक्कत है? ये तो एक नेचुरल प्रोसेस होता ही है। लेकिन कार्यकर्ता यहाँ अपनी इच्छा आकांक्षा से नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी तरक्की से प्रेरित नहीं है, प्रदेश की और देश की तरक्की से प्रेरित है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हरियाणा की बात हो गई, इसलिए हम कहते हैं नेशन फर्स्ट, देश पहले, फिर पार्टी, आखिर में हम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। SIR पे भी बात हो गई, हरियाणा पे भी बात हो गई, और गुड़गांव की भी बात होगी, और तमाम मुद्दों पर आपने बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी सहयोगी सोनाली जी का भी और जी टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया धनखड़ जी आपका हमारे इस मंच पर आकर अपनी बातें रखने के लिए।